फ्लेक्सिक्स कॉप का दूसरा एपिसोड शुरू होता है हमें दिखाते हुए कि यीशु की अपॉइंटमेंट सेरेमनी के 3 घंटे पहले क्या हुआ था। हम देखते हैं कि यीशु अभी तक सोया हुआ था और वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि उसे ना उठाए। तभी वहाँ सोंगजू आता है और यीशु को उठाकर उसे रेडी होने के लिए कहता है। यीशु एक पुलिस अफसर बनने से इनकार करता है। तब सोंगजू उसे बताता है कि उसका ऐसे करने से पापा को और कंपनी को कितना नुकसान होगा। बाद में यीशु सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या भाई चले गए, तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि हाँ वो चले गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताने चले गए। वो सारा इल्जाम अपने आप पर लेकर अपनी पोजीशन से रिजाइन करने वाले हैं और चेयरमैन भी अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शायद आपके भाई को ओवरसीज ब्रांच में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये सब सुनकर यीशु सोच में पड़ जाता है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोंगजू सच बताने ही वाला होता है कि तब यीशु वहाँ अपने पुलिस यूनिफॉर्म में पहुँचता है और कहता है कि सच मैं बताऊंगा। मीडिया इसे कवर करने के लिए उत्सुक होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ली गी सॉक भी होता है। यीशु अपने भाई के कान में कहता है कि ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और प्रेस के सवालों का जवाब देता है। सोंगजू सेक्रेटरी को मुस्कुराते हुए कहता है कि यीशु एक अच्छा बच्चा है। और फिर हम देखते हैं यीशु की पुलिस स्टेशन में रेड कार्पेट पे सेलिब्रिटी वाली एंट्री। इसके बाद यीशु सेक्रेटरी के साथ अंदर जाता है और पूछता है कि उसका डेस्क कहाँ है। गांगुन कहती है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तुम घर क्यों नहीं चले जाते। तब यीशु गांगुन से कहता है कि मैं ऐसे कैसे जाऊँ, मैं मेरी कमिटमेंट पूरी करूँगा। गांगुन कहती है कि यहाँ तुम्हारा खेल नहीं चल रहा है। जुनयोंग भी कहता है कि ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। यीशु पूछता है तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तब गांगुन कहती है कि हाँ, हम जैसे बेकार पुलिस अफसरों को तुम्हारे स्वागत में खड़ा होना चाहिए था ना। तब जुनयोंग उसे न्यूज आर्टिकल दिखाता है जहाँ यीशु ने उन्हें इनकेपेबल पुलिस कहा था। यीशु ये देख के कहता है कि मैंने तो इस तरह नहीं कहा था, कि प्रेस वाले भी ना। फिर वो कहता है कि ये बात तो सच भी है। तब गांगुन उसे धमकाते हुए पूछती है कि तो फिर क्या तुम यहाँ रोज ड्यूटी करने आओगे। यीशु हाँ कहता है। तो गांगुन उसे कहती है कि फिर मेरी एक बात गांठ बांध लो, यहाँ चुपचाप आके बैठ जाना। जो कुछ यहाँ देखोगे या सुनोगे उसे सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना है और मेरे काम में दखल दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यीशु कहता है पर ये तो सिर्फ एक बात नहीं है, जिस पर सेक्रेटरी को हंसी आती है। गांगुन जुनयोंग और क्यूंजिन को मीटिंग के लिए चलने के लिए कहती है। जाते जाते क्यूंजिन यीशु को कहता है कि वो उसका स्वागत करता है और उसे उसका डेस्क दिखाता है। यीशु फिर अपनी कुर्सी पे बैठता है और गिर जाता है। वो कहता है कि यहाँ तो कुर्सी भी ढंग की नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि मैं नई कुर्सी का इंतजाम करता हूँ। यीशु उनसे कहता है साथ में और एक फेवर कर दीजिए। मीटिंग में गांगुन अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो यीशु का ट्रांसफर डेस्क ड्यूटी पे कर दे, जिस पर उसके सीनियर्स कहते हैं कि यीशु वही है जिसने उस खूनी को पकड़ा था, जिसे तुम्हारी टीम पकड़ नहीं पाई। गांगुन कहती है पर इन्वेस्टिगेशन कोई खेल नहीं। यीशु एक सिविलियन है और साथ में इमेच्योर अमीरजादा भी, वो कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। सीनियर कहता है कि ये सब तुम हैंडल करोगी या फिर सबको सच बताकर रिजाइन कर, जिस पर गांगुन कहती है रहने दीजिए, मैं यीशु को हैंडल कर लूंगी। सीनियर कहता है कि उसका ध्यान रखो। वहाँ सोंगजू उसके माँ और पापा के साथ ब्रेकफास्ट करता है। माँ कहती है कि उसे यीशु की चिंता है। यीशु को कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था और अब वो पुलिस बन चुका है। मुझे डर है कि वो कोई मुश्किल खड़ी ना कर दे। सोंगजू माँ को टोकते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, यीशु भी समझदार है, उस पे विश्वास कीजिए। माँ कहती है कि मेरा सोंगजू कितना समझदार और जिम्मेदार है, पता नहीं यीशु ऐसा कैसा है। सोंगजू फिर अपनी माँ को टोकता है। तब पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ गलत नहीं कह रही, यीशु को इलेक्शन के बाद ओवरसीज भेज दो, अगर मैं जीत गया तो यीशु मुझ पर एक बोझ होगा। और वो चले जाते हैं। सोंगजू फिर अपने माँ से पूछता है कि क्यों वो यीशु के पीछे पड़ी है। माँ कहती है मैं कहाँ उसके पीछे पड़ी हूँ। पुलिस स्टेशन में मीटिंग खत्म होने के बाद गांगुन और बाकी सब बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में अब रेस्टोरेंट खुल चुका है जहाँ सब पुलिस वाले व्यंजनों का स्वाद उठा रहे हैं। गांगुन अंदर जाके देखती है तो यीशु अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। गांगुन प्लग पर पैर रखकर कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देती है। तब यीशु उसे गुस्से से पूछता है क्या तुम्हें मालूम नहीं कंप्यूटर ऐसे ऑफ नहीं करते। तो गांगुन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं यहाँ गेम नहीं खेलते। और दोनों एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। वहाँ बाहर जुनयोंग यीशु के सेक्रेटरी और सारे शेफ और केटरर्स से कहता है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट है ये सब समेट के यहाँ से जाने के लिए, वरना वो सबको उनकी ड्यूटी में रुकावट लाने की जुर्म में गिरफ्तार करेगा। गांगुन अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग में निकालती है। जुनयोंग आके उसे शांत होने के लिए कहता है।
वो कहता है कि ईसू जानबूझ के हमें परेशान कर रहा है, हम उसे निकाल भी नहीं सकते। तो गांगुन कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ईसू खुद क्विट कर दे। तभी वहाँ क्युनजुन आता है। गांगुन और जुनयोंग दोनों उसे ईसू के वीक पॉइंट्स के बारे में पूछते हैं। क्युनजुन कहता है उसके तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। गांगुन फिर पूछती है कि कुछ तो होगा जिसे ईसू को नफरत होगी। क्युनजुन बताता है कि ईसू को सिर्फ बोरिंग चीजों से नफरत है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गांगुन बहुत सारे फाइल्स ईसू को लाके देती है और उसे सब याद करने के लिए कहती है। गांगुन बताती है कि पुलिस को अपनी ड्यूटी में 90% रिपोर्ट्स लिखने होते हैं और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ईसू को अपने सीट पे ना देख के गांगुन और जुनयोंग ये सोच के खुश हो जाते हैं कि वो भाग गया। तभी चीफ गांगुन को कॉल करते हैं और अपने केबिन में बुलाते हैं। गांगुन देखती है कि ईसू तो चीफ के साथ केबिन में बैठा है। चीफ गांगुन को कहता है कि ईसू ने मुझसे रिपोर्ट लिखने के लिए मदद मांगी। ईसू को हर चीज सिखाना तुम्हारा काम है। गांगुन उनसे सहमत होती है और फाइल्स लेती है और ईसू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ईसू गांगुन का परेशान चेहरा देखकर खुश हो जाता है। तभी मिसिंग इन्वेस्टिगेशन टीम को एक 70 साल के बूढ़े को ढूंढने निकलते हुए देखकर गांगुन कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और वो सब चलने के लिए कहती है। गांगुन वहाँ पहुँच के ईसू को बताती है कि तुम्हें ये पूरा एरिया ढूंढना है जल्द से जल्द। ईसू फिर अपने फोन से अपनी वॉच का फोटो खींचता है और अपने फोन पे देखते रहता है। वहाँ गांगुन और बाकी सब उस बूढ़े को ढूंढने लगते हैं। गांगुन ईसू का रवैया देखकर गुस्सा होती है। तभी वहाँ बहुत सारे बाइकर्स और साइकिलिस्ट आते हैं और सब ईसू को हाय कहते हुए जाते हैं। गांगुन ईसू को पूछती है ये क्या हो रहा है। ईसू कहता है कुछ भी तो नहीं। थोड़ी देर के बाद ईसू गांगुन को बताता है कि वो बूढ़े इंसान मिल गए हैं। एक बाइकर उनको लेके वहाँ आता है और सभी बाइकर्स और साइकिलिस्ट तालियां बजाते हैं। ईसू अपनी घड़ी उस बाइकर को देते हुए कहता है कि ये तुमने जीती है। कंफ्यूज गांगुन पूछती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब क्युनजुन उसे बताता है कि ईसू ने उस बूढ़े इंसान का फोटो पोस्ट करके ये कहा था कि जो भी इन्हें ढूंढ के लाएगा उसे इनाम में वो घड़ी मिल जाएगी। एज यूजुअल गांगुन फिर से ईसू से इरिटेट होती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। जुनयोंग बताता है कि गंगा घाट पे एक बॉडी मिली है। सभी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। गांगुन ईसू को भी साथ चलने के लिए कहती है। गांगुन ईसू से कहती है कि वो अपने लग्जरियस कार में आए और बाकियों को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके जाती है। जाते जाते वो ईसू को वार्न करती है कि 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाना। ईसू चैलेंज एक्सेप्ट करता है और गांगुन को ओवरटेक करके निकलता है, लेकिन वो गलत रास्ते पर जाता है। गांगुन टीम के साथ गांघार घाट पे पहुँच जाती है पर उन्हें एंट्रेंस पे रोका जाता है। मैनेजर बताता है कि आपको यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर सिर्फ बोट ओनर्स को ही पार्किंग अलाउड है। तभी गांगुन और सब देखते हैं कि ईसू अपनी कार में आके सीधे अंदर जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक डॉक्टर युन जी वॉन भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर सभी लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए याच की तरफ जाते हैं और ग्लव्स पहन लेते हैं। ईसू ग्लव्स पहनते हुए कहता है कि ये बिल्कुल एक मूवी की तरह लग रहा है। जुनयोंग उसके हाथ से ग्लव्स छीनता है और कहता है कि क्राइम सीन पर सिर्फ असली पुलिस जाएंगे। ईसू कहता है कि तुमने ही तो मुझे साइड पे आने के लिए कहा था। फिर गांगुन ईसू से कहती है कि वो अपने कार में जाके बैठे। ईसू पूछता है क्या इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, जिस पर गांगुन कहती है कि तुम कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दो इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर आई हूँ और ईसू को कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से मना करती है। गांगुन और टीम याच पे जाके बॉडी को देखते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर जीवोन कहती है कि इसके गले पे निशान है, पीछे सर पर भी चोट लगी हुई है और ड्रेस भी गीली है। मृत्यु का कारण तो ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा। जीवोन कहती है कि इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसलिए गांगुन भी गौर से देखती है। तभी याच को जोर से झटका लगता है क्योंकि बाहर ईसू एक बोट हायर करके राइड करता है और जानबूझ के याच को धक्का देता है। किंजुन को सोशल मीडिया से पता चलता है कि ये बॉडी एक मॉडल जंग ईना की है। गांगुन कहती है कि इसकी एजेंसी का पता करो। ईसू राइड करते हुए फिर से याच की तरफ आता है और उसे याच पर एक बड़ा सा स्क्रैच दिखता है। तभी उसे योंगमान का मैसेज आता है। बाद में गांगुन ईसू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ईसू कुंजन से पूछता है कि गांगुन इतनी खड़ूस क्यों है। तब कुंजन उसे बताता है कि वो आपसे नफरत करती है। ईसू गांगुन को आवाज देता है पर वो पहले उसे इग्नोर करती है। गांगुन फिर उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। ईसू गुस्से से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे कहने पे आता जाता रहूंगा। गांगुन कहती है हाँ। ईसू कहता है नहीं, अब मैं घर जा रहा हूँ। गांगुन कहती है तुम अपनी मर्जी से आ तो सकते हो पर वापस जाने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लगेगी। जब सीनियर्स ऑर्डर करते हैं जूनियर्स को उनकी बात मान लेनी चाहिए। ईसू फिर कार का दरवाजा खोलता है और अंदर सारा कचरा देखकर शॉक हो जाता है। रास्ते में गांगुन ईसू को बताती है कि एक पुलिस होना आसान नहीं है और वो उसे एडवाइस देती है कि तुम चाहो तो क्विट कर सकते हो। वो दोनों जंगीना की एजेंसी में पहुंचते हैं। गांगुन ईसू को बोलती है कि वो पूरे स्टाफ से मिले और जंगीना के बारे में पूछताछ करे और कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे। गांगुन खुद उस एजेंसी के सीईओ से मिलने जाती है। वो सीईओ
को बताती है कि जंग ईना की मौत हो चुकी है। सीईओ कहती है कि कल रात तक वो यही थी, फिर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है इसलिए वो चली गई। गांगुन पूछती है कि वो कितने बजे चली गई और किससे मिलने गई थी। सीईओ कहती है कि रात 8 बजे वो गई थी, पर किससे मिलने गई थी ये पता नहीं। गांगुन ईना की फैमिली के बारे में पूछती है। सीईओ बताती है कि उसकी एक विधवा माँ थी जो 10 दिन पहले ही गुजर चुकी है। गांगुन सीईओ को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जंग ईना के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कर देना। वहाँ लॉबी में ईसू कुछ मॉडल्स के साथ गप्पे लड़ा रहा होता है। गांगुन उसे देखती है और वहाँ से चले जाती है। फिर ईसू गांगुन को देखकर उसके पीछे भागता है। वो गांगुन को बताता है कि उसे कुछ पता चला है। गांगुन कहती है कि उसे रिपोर्ट के तौर पे सबमिट करे। ये कह के वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। वो ईसू को वही छोड़ के चली जाती है। गांगुन अपने घर पे आ जाती है जहाँ उसके पिता कैलीग्राफी कर रहे होते हैं। दोनों फिर किमची नूडल्स खाने के साथ कुछ ड्रिंक्स करते हैं। गांगुन के पिता उसे नए केस के बारे में पूछते हैं, साथ में न्यू कमर डिटेक्टिव यानी ईसू के बारे में भी पूछते हैं। गांगुन ईसू की बुराई करती है और कहती है मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। तभी गांगुन की माँ वहाँ आती है और कहती है कि बाप बेटी फिर से ड्रिंकिंग पार्टी करने बैठ गए। पापा कहते हैं हम हैवी ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हैं। माँ फिर गांगुन को एक लड़के के बारे में बताती है। गांगुन उसे मिलने से इनकार करती है। माँ कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक रात पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के घर में बिताओ। दूसरे सीन में हम देखते हैं ईसू योंगहान के साथ एक बार में बैठा होता है। योंगहान ईसू को पूछता है कि वो इतना डिप्रेस्ड क्यों है। ईसू बताता है कि पूरी टीम उसे इग्नोर करती है। दिन भर इतने सारे ऑर्डर्स देने के बाद आखिर में वो मुझे रास्ते पे अकेला छोड़ के चली गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। योंगहान हंसते हुए कहता है कि वो सब तुमसे जलते हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुम वापस किसी गुनहगार को पकड़ ना लो। तुम्हें उन्हें मात देनी चाहिए। ईसू इस बात से सहमत होता है। दूसरे दिन ईसू सीधे फॉरेंसिक लैब पहुंचता है। गांगुन भी वहां आती है और ईसू को देखकर चौंक जाती है। गांगुन ईसू को पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। ईसू बताता है कि मैं भी एक पुलिस हूँ और अब से रिपोर्ट कलेक्ट करने आया हूँ। ऑटोप्सी रूम के अंदर जाने से पहले गांगुन इसको वार्न करती है कि इस रूम के अंदर जाना नॉर्मल लोगों के लिए आसान नहीं है। ईसू पूछता है कि क्या तुम्हें मैं नॉर्मल दिखता हूँ और फिर दोनों अंदर जाते हैं। गांगुन डॉक्टर यून जी वॉन से मिलने उसके केबिन में जाती है। वही ईसू को असिस्टेंट डॉक्टर जंग ईना की बॉडी दिखाता है। बॉडी देखकर ईसू की तबीयत खराब होने लगती है। उसे फ्लैशेस में एक लड़की की पेंटिंग दिखती है। साथ में वो अपने आप को भी पानी में डूबता हुआ देखता है। तभी गांगुन और जीवॉन वहाँ आ जाते हैं। ईसू की हालत देखकर गांगुन डर जाती है और उसे आवाज देती है। तब ईसू अपने आप को संभाल लेता है और गांगुन से कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम डर गई ना। गांगुन फिर जीवॉन से टाइम ऑफ डेथ पूछती है। जीवॉन बताती है कि उसकी मौत रात 1 से 1:30 बजे के बीच में हुई है। मौत कैसी हुई ये बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाथ से उसका गला दबाया गया था लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं है। ईसू पूछता है कि क्या गला दबाने से फ्रैक्चर होता है। तब जीवॉन उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती है कि हाथ से गला दबाने पे हायोट बोन टूट जाता है। जीवॉन बताती है कि ना वो गला दबाने से मरी है ना डूबने से। उसके पेट में नदी का पानी तो था पर इतना नहीं कि उसकी मौत हो जाए। जीवन बताती है कि उसके सर पर एक गहरा घाव है, शायद किसी ने हथौड़े से मारा हो। घाव के निशान और गहराई देखकर लगता है कि कोई लेफ्ट हैंडेड स्ट्रॉन्ग इंसान ने मारा होगा। गांगुन कहती है कि इसका मतलब विक्टिम का गला दबाया गया, उसके सर पर मारा गया और उसे पानी में फेंक दिया गया। जीवन फिर बताती है कि विक्टिम के बाजू पर भी कुछ निशान हैं, जो किस चीज के हैं उन्हें पता नहीं। ऑटोप्सी रूम से बाहर निकलते ही ईसू मौत की वजह क्या हो सकती है ये सोचता है। गांगुन उसे ऐसा करते देखकर पूछती है कि क्या तुम शर्लॉक होम्स बनके ये केस सॉल्व करने वाले हो। ईसू से पूछता है कि क्यों तुम डर गई कि वापस खूनी को मैं पकड़ ना लूं। गांगुन को हंसी आती है और वो कहती है कि संजोग बार बार नहीं होता। ईसू पूछता है कि अगर मैं उसे पकड़ लूं तो क्या। गांगुन कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ईसू गांगुन को डील देता है कि अगर मैं उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मैं डेस्क ड्यूटी करूंगा या फिर घर पे रहूंगा। लेकिन अगर मैंने उस खूनी को पकड़ा तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं भी असली पुलिस हूँ। गांगुन डील मंजूर करती है। जाते जाते दोनों फोरेंसिक रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं जिसे पता चलता है कि याच पे मिली पाउडर कोई ड्रग्स थी। पुलिस स्टेशन में आते ही उनको पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई सस्पेक्ट नजर आया है। ईसू पहचानता है कि ये डीएन मीडिया का छोटा बेटा है। गांगुन कहती है कि हमें पता है, उसके फिंगरप्रिंट्स ग्लास पे मिले हैं। ईसू बताता है कि जंग ईना ने उस कंपनी के लिए सीएफ शूट किया था जो पहले कोई और मॉडल शूट करने वाली थी। जंग ईना ने उस मॉडल को रिप्लेस किया था। ये बात तो तुम लोगों को नहीं पता होगी। वो बोल ही रहा होता है कि गांगुन उसकी बात काटती है और पूछती है कि याच का ओनर क्या चॉन तेसंग है। क्युंजिन बताता है नहीं, उसका बड़ा भाई चॉन तेयोंग ओनर है।
गांगयुन कहती है पहले तेसंग की पूछताछ करेंगे, वो कहाँ मिलेगा। क्युनजुन बताता है कि वो अनरीचेबल है, पर उसके सोशल मीडिया पर 1 घंटे पहले एक फोटो अपलोड हुई है। फोटो देख के इसू उस जगह को पहचानता है और हंसते हुए गांगयुन को चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। जुनयोंग पूछता है इसे क्या हुआ। गांगयुन तब उसे इसू के साथ हुई डील के बारे में बताती है और गांगयुन उस जगह को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहती है। इसू उस जगह पे पहुंच जाता है और उसे उस बिल्डिंग में आसानी से एंट्री मिल जाती है। वहाँ स्टाफ इसू का वेलकम करते हैं। इसू तेसंग के बारे में पूछता है, तब उसे बताया जाता है कि तेसंग टैनिंग रूम में है। इसू टैनिंग रूम में जाता है और स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो तेसंग को अपना आईडी दिखाता है और कहता है कि तुम एक मर्डर करने के बाद मजे कैसे कर सकते हो। तेसंग अपना बाथरोब पहनकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब इसू उसे पकड़ता है। गांगयुन भी वहाँ पहुँचती है पर उसे अंदर जाने नहीं देते। वो अपना आईडी दिखाती है पर सिक्योरिटी उसे वारंट के साथ आने के लिए कहते हैं। वह इसू तेसंग को पीट देता है और उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है, तब तेसंग सिक्योरिटी को बुलाता है। गांगयुन बाहर इसू के बारे में पूछती है, तभी सिक्योरिटी इसू को बाहर धक्का देके फेंकती है। गांगयुन इसू को पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया, तो इसू उसे दिखाता है कि मैं तेसंग को ले आया। वही तेसंग अपने आदमियों को इसू को मारने के लिए कहता है। तब वहाँ और लोग आ जाते हैं और उन सबकी इसू और गांगयुन के साथ फाइट होती है। सबको पीट कर गांगयुन और इसू फिर से अपनी पोजीशन लेते हैं ताकि और लोगों को पीट सके। इसी के साथ फ्लेक्सिक्स कॉप का 2nd एपिसोड खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।